कुछ टेक्निकल एरर आ जाने के कारण पहला वीडियो मैं पूरी तरह नहीं कर सका। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 4th CBC के बाद तीसरी व्याकरण लिखने का श्रेय किस देश को गया, किस लेखक को गया और किस भाषा में गया। तो मैं आपको बताऊं कि तीसरी व्याकरण लिखने का श्रेय CA 200 BC में गया। और ये व्याकरण लिखी एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी जिसका नाम हर एक बच्चे की जुबान पे रहता है, अर्थात यूं कहे कि बच्चे की जुबान पे रहता है, और वो नाम है पतंजलि। तो पतंजलि ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर व्याकरण की रचना की, अर्थात महर्षि पतंजलि और महर्षि कात्यायनी दोनों ने मिलकर एक व्याकरण की रचना की। चलिए, चौथी व्याकरण लिखने का श्रेय किसे गया? चौथी व्याकरण लिखने का श्रेय छात्रों थोड़ी यहाँ पे मिस हो गई है, मैं इसे थोड़ा करेक्ट कर लूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसे आप 4 पढ़ेंगे और यहाँ पर इसे आप 3 पढ़ेंगे। ये 4 यानी इसे आप ऊपर कर, जब आप नोट करेंगे तो इसे आप ऊपर कर लेंगे 3 वाले को, और 4 वाले को नीचे कर लेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये कि ये चौथी थी। तीसरी लिखने का श्रेय किसे गया था? तो ये आपको ये 3rd CBC में चलिए इसे मैं मिटा के करेक्ट कर देता हूं। तीसरी व्याकरण लिखने का श्रेय यानी CA 200 BC में महर्षि पाणिनि के एक कमेंटेटर थे। कमेंटेटर का मतलब क्या? प्रवक्ता। यानी किसी भी राजा महाराजा का एक प्रवक्ता हुआ करता था। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है किसी देश का, यानी प्रधानमंत्री है, तो क्या प्रधानमंत्री अगर कोई नया काम करते हैं तो आपको कहने आते हैं कि हाँ मैं ये नया काम करने जा रहा हूँ। उनका जो प्रवक्ता होता है, कमेंटेटर होता है, वो मीडिया को बताता है और मीडिया के द्वारा हम सभी जान लेते हैं। तो यही हाल उस वक्त भी हुआ करता था। राजा महाराजा के भी टाइम में हर एक राजा महाराजा या जो भी बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े विद्वान थे अपना कमेंटेटर रखते थे और कमेंटेटर ही उनको बताया करते थे। तो महर्षि पाणिनि के एक कमेंटेटर थे जिनका नाम था पिंगला। उन्होंने भी एक व्याकरण की रचना की, यानी पिंगला। ये कौन थे? महर्षि पाणिनि के कमेंटेटर थे, यानी प्रवक्ता। इसे आप इंग्लिश में कमेंटेटर भी कह सकते हैं, कमेंटेटर। ठीक, स्पेलिंग जान ले, COMMENTATOR। चौथी व्याकरण लिखने का श्रेय किसे गया पूरी दुनिया में? तो चौथी व्याकरण भी लिखने का श्रेय भारत को ही गया। ये व्याकरण लिखी किसने और कब? ये व्याकरण लिखी गई 3rd CBC में, 3rd CBC में, यानी तीसरी शताब्दी में, ईसा से 300 साल पहले। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम बच्चे की जुबान पे आप सभी जानते हैं, और बाबा रामदेव भी उनके भक्त हैं। उनका नाम है महर्षि पतंजलि। अपने एक सहयोगी के साथ, उनका नाम था महर्षि कात्यायनी, इन दोनों ने मिलकर भी एक व्याकरण की रचना की, महर्षि कात्यायनी और महर्षि पतंजलि ने भी एक व्याकरण की रचना की। इस तरह यानी कि 4 व्याकरण लिखने का श्रेय, और किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। ये चारों व्याकरण संस्कृत भाषा में ही लिखी गई, ये भी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई। इतना गौरवशाली था अपना भारत और इतना महान था अपना भारत।
पूरी दुनिया में किसी का भी ध्यान नहीं किया था। छात्रों, जब 4 व्याकरणें अपने देश में लिख ली गई विद्वानों के द्वारा, तब विदेशियों का ध्यान गया। विदेशी में सबसे पहले किस देश का ध्यान गया? तो यूनान का। तब यूनान के 2 भाई थे जिनका नाम था डायनोसियस थ्रैक्स और अरिस्टार्कस। इन दोनों भाइयों ने भी ग्रामर की रचना की, जिसका नाम है आर्ट ऑफ ग्रामर। 5 में, यानी ये ग्रामर कब लिखी गई? तो ये ग्रामर लिखी गई CA 100 BC में। यानी 2 भाई थे। ये 2 भाई कौन थे? तो डायनोसियस थ्रैक्स और अरिस्टार्कस यानी ये कहाँ के थे? तो यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने कौन सी व्याकरण लिखी? तो आर्ट ऑफ ग्रामर। याद रखें, आर्ट ऑफ ग्रामर की रचना की। इसके बाद ग्रामर लिखने का श्रेय पूरी दुनिया में चल पड़ा, यानी एक सिलसिला सा चल पड़ा और कई व्याकरणें लिखी गई। तो छात्रों, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे पहली व्याकरण लिखने का श्रेय किसे गया, तो आप बताएंगे कि सबसे पहली व्याकरण लिखने का श्रेय गया भारत को ही, महर्षि अस्का को। इसके बाद भी 4 व्याकरणें भारत में ही लिखी गई। अब आप समझ सकते हैं कि भारत कितना महान था। तब विदेशियों का ध्यान गया, यूनानियों का ध्यान गया, 2 भाइयों का ध्यान गया जिनका नाम था डायनोसियस थ्रैक्स और अरिस्टार्कस। इन्होंने आर्ट ऑफ ग्रामर की रचना की। इसके बाद ग्रामर लिखने का सिलसिला चल पड़ा। तो सबसे पहले पूरी दुनिया में पहली व्याकरण कौन सी लिखी गई? तो निरुक्ता। क्यों लिखी गई? तो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए। उस समय मैं बता दूं आपको कि व्याकरण कोई सीखने की वस्तु नहीं थी, सीखने के लिए नहीं लिखी जाती थी, कोई उनका खास मकसद होता था। जैसे महर्षि पतंजलि ने व्याकरण लिखी, तो महर्षि पतंजलि ने व्याकरण, उसमें सिर्फ आयुर्वेद की चीजें डाली गई, यानी चिकित्सा विज्ञान डाला गया, क्योंकि दूसरा माध्यम था नहीं। राजा महाराजा लिखने देते नहीं थे, बिना राजा महाराजा की अनुमति के आप लिख नहीं सकते थे। इसलिए ये लोग व्याकरण का नाम देके अपने मकसद को डाला करते थे, अपने उद्देश्य पर्पस को डाला करते थे। तो इसके बाद लिखने का, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहली व्याकरण, तो निरुक्ता। और इसके बाद विश्व की सबसे अंतिम व्याकरण, तो कोई नहीं बता सकता। अभी भी लिखी जाती होगी, कौन जाने। कितनी भाषाएं हो गई है, हजारों भाषाएं हो गई है पूरी दुनिया में, तो भी लिखी जाती होंगी। तो छात्रों, ये था आपको वर्ल्ड ग्रामर की क्रोनोलॉजी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का इतिहास, तो उसे हम क्रोनोलॉजी के माध्यम से जानेंगे। जब तक क्रोनोलॉजी नहीं जानेंगे हम नहीं जान पाएंगे। तो चलिए, क्या इसे मैं मिटा दूं? लीजिए, मैं मिटा देता हूं। अब आइए, ये तो वर्ल्ड ग्रामर देखा आपने, लेकिन हमें तो इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, तो हम इंग्लिश व्याकरण को जानेंगे। तो आइए जानते हैं इंग्लिश व्याकरण। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसकी क्रोनोलॉजी हम जानेंगे। क्रोनोलॉजी का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी तिथि विज्ञान। तिथि विज्ञान के माध्यम से हम जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या घटनाएं हुई। छात्रों, मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड ग्रामर का इतिहास भारत से चालू हुआ, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का इतिहास इंग्लैंड से चालू हुआ और इंग्लैंड में ही खत्म हो गया। छात्रों, जब मैंने आपको अंग्रेजी की कहानी बताई होगी, तो मैंने ये अवश्य बताया होगा कि जिस समय रोमन का हमला हुआ इंग्लैंड में, जब जूलियस सीजर ने हमला किया BC में, और जब AD में भी रोमन ने हमला किया, इन्होंने किया क्या, इंग्लैंड में रोमन यानी लैटिन भाषा को वर्चस्व की भाषा बना दी।
यानी बिना लैटिन सीखे आपको कोई काम मिल नहीं सकता था, आप कोई नौकरी नहीं कर सकते थे, आप पढ़ाई नहीं कर सकते थे, किसी स्कूल कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं होता। यानी लैटिन का वर्चस्व इंग्लैंड के कोने कोने में छा गया था और लोग ये चाह रहे थे कि कैसे लैटिन भाषा के वर्चस्व को तोड़ा जाए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों भाई? इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी कि लैटिन भाषा को छोड़ के किसी भी दूसरी भाषा, जबकि इंग्लिश का जन्म हो चुका था, इंग्लिश ने कई अवधि के अध्याय पूरे भी कर लिए थे, फिर भी लोग इंग्लिश में लिखने हिम्मत नहीं कर रहे थे, वो लैटिन ही में लिख डाल। जितने भी वहाँ विद्वान थे वो इंग्लिश में लिखने चलते थे, लेकिन इंग्लिश में लिखने के बजाय लैटिन में ही व्याकरण लिख देते थे। उन्हें इस बात का भय हमेशा सताता रहता था कि कहीं हमारी व्याकरण को इनकार न कर दिया जाए, बैकआउट, मास द्वारा बैकआउट न कर दिया जाए। स्थिति भी सही थी, यानी वहाँ के विद्वान अपने आप को अधिक से अधिक विद्वता प्रदर्शित करने के लिए या अधिक से अधिक महान बनने के लिए लैटिन भाषा का ही इस्तेमाल करते थे। लैटिन भाषा को छोड़ के किसी दूसरी भाषा में व्याकरण लिखते ही नहीं थे। इसका बीड़ा सबसे पहले जॉन हार्ट ने उठाया इंग्लैंड में लैटिन के वर्चस्व को तोड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले थोड़ी एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि सब लैटिन भाषा की एक व्याकरण चलती थी इंग्लैंड में, यानी मैं आपको बताऊं इंग्लैंड में एक व्याकरण चलती थी, ये आपको यानी 1534 के आसपास, उस व्याकरण का नाम था रूडिमेंटा ग्रामेटिसेज। उस व्याकरण का नाम था रूडिमेंटा ग्रामेटिसेज और ये व्याकरण लिखी गई थी 1534 में। रूडिमेंटा ग्रामेटिसेज ये व्याकरण लिखी थी किसने? ये लैटिन भाषा की व्याकरण थी। ये लिखी थी किसने? तो विलियम लिली ने लिखी थी। ये विलियम लिली ने लिखी थी। इंग्लैंड के सारे स्कूल कॉलेजेज में इसी व्याकरण को पढ़ाया जाता था, रूडिमेंटा ग्रामेटिसेज। जबकि जो इंग्लिश के विद्वान थे वो हर संभव कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह लैटिन भाषा के वर्चस्व को तोड़ा जाए और इंग्लिश व्याकरण को चालू किया जाए, लिखा जाए, लेकिन किसी में हिम्मत हो नहीं रही थी। ऐसी आपाधापी चल ही रही थी कि अचानक 1546 में इंग्लैंड का एक राजा बना हेनरी अष्टम। इसका नाम आपने सुना होगा, हेनरी 8 के नाम से जाना जाता था। ये इंग्लैंड का बादशाह था, यानी इंग्लैंड का किंग था, राजा। ये इंग्लैंड का राजा जब बना, ये थोड़ा एजुकेशनिस्ट था, शिक्षा से इसे काफी लगाव था। ये एजुकेशनिस्ट था, यानी शिक्षाविद था। ये शिक्षा पर विशेष ध्यान था। ये आपको शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च करना चाहता था। इसलिए इसने किया क्या, एक सर्कुलर पास कर दिया इस ईस्वी को कि इंग्लैंड के जितने भी स्कूल कॉलेजेज हैं उनमें विलियम लिली की ग्रामर पढ़ाई जाए। लीजिए, अब तो इंग्लैंड में तूफान आ गया। जो लोग इंग्लिश में व्याकरण लिखकर लैटिन के वर्चस्व को तोड़ना चाह रहे थे, उनमें तो एक अजीब तरह की आंधी चल पड़ी। लोग मायूस हो गए कि अब क्या किया जाएगा। जब राजा ने ही हुक्म दे डाला, सर्कुलर पास कर दिया, तो भला कौन हिम्मत करता कि वो इंग्लिश की लिखी व्याकरण को पढ़े। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो कुछ विद्वान चाह भी रहे थे कि अब मैं इंग्लिश में व्याकरण लिखूंगा और लैटिन भाषा के वर्चस्व को तोड़ूंगा, वो लिख नहीं पाए। और फिर विलियम लिली की ग्रामर चलने लगी या लैटिन भाषा का वर्चस्व कायम रहा। फिर भी कुछ विद्वान ने हिम्मत की, उन्होंने बीड़ा उठाया कि नहीं, किसी भी तरीके से इंग्लिश व्याकरण चलनी चाहिए और लैटिन के वर्चस्व को तोड़ना है, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। इसका बीड़ा सबसे पहले
यानी 1551 में इंग्लैंड के एक विद्वान थे जिनका नाम था जॉन हार्ट। ये विद्वान थे, इसे आप विद्वान कह सकते हैं, इंग्लिश के विद्वान थे। उन्होंने भी एक व्याकरण लिखी, सबसे पहली हिम्मत उन्होंने की। उनकी व्याकरण का नाम था द ओपनिंग ऑफ द अनरीजनेबल ऑफ आवर इंग्लिश टर्म। देखिए इनकी व्याकरण का नाम था द ओपनिंग ऑफ अनरीजनेबल राइटिंग ऑफ इंग्लिश टंग। ये इनकी व्याकरण थी, याद रखेंगे। विश्व की सबसे पहली इंग्लिश व्याकरण लिखने की हिम्मत जॉन हार्ट ने उठाई थी 1551 में, और उस व्याकरण का नाम क्या था? द ओपनिंग ऑफ अनरीजनेबल राइटिंग ऑफ इंग्लिश टंग। यहां पे आप याद रखें कि ये यहां पर ई के बदले आई मैंने क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि उस वक्त इस पीरियड में ऐसे ही इंग्लिश लिखी जाती थी, INGLISH। टंग मीन्स भाषा, यानी इंग्लिश भाषा। लेकिन इनकी ये व्याकरण लैटिन की आंधी में ही लिखी गई, लैटिन की आंधी में फंसी और इस व्याकरण को कहाँ उठा के फेंक दिया गया। क्या आप लोगों ने इसका नाम भी सुना है या कहीं देखते हैं किसी बुक स्टॉल पे? कहीं भी नहीं देखते होंगे। इस व्याकरण की आंधी में कहाँ उड़ के चली गई उसका आज तक पता नहीं चला। यानी ये इंग्लिश लैटिन के वर्चस्व को नहीं तोड़ सके। लेकिन कहावत में है कि जो बीज बो दिया जाता है आज नहीं तो कल वो बड़ा पेड़ बनता ही है। चूंकि इन्होंने बीज बो दिया था इंग्लिश लिखने का, इसलिए आगे के विद्वानों ने इसका बीड़ा उठाया कि चाहे जो हो मैं इंग्लिश की व्याकरण लिखूंगा ही। तो लैटिन के वर्चस्व को तोड़ने के लिए इंग्लैंड से 1580 में विलियम ब्लोकर, याद रखेंगे इस नाम को, भूलेंगे नहीं, विलियम ब्लोकर ने एक इंग्लिश व्याकरण लिखी। इसका नाम था ए पैम्पलेट फॉर ग्रामर। ए पैम्पलेट फॉर ग्रामर, इस नाम से उन्होंने एक ग्रामर लिखी, या इसे आप कह सकते हैं ए ब्रीफ ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ए ब्रीफ ग्रामर ऑफ इंग्लिश इन्होंने ही सबसे पहली, और छात्रों यहां पे थोड़ी भूल हो गई थी, इसे 80 नहीं पढ़ेंगे आप 86 पढ़ेंगे, यानी 86, 1586 यानी 1586। 1586 इस तिथि को आप हमेशा याद रखेंगे और इस नाम को आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली इंग्लिश व्याकरण लिखकर उसे पब्लिश करवा दिया, यानी मार्केट में निकाल दिया, इस व्याकरण को प्रकाशित करवा दिया। इन्होंने हिम्मत की और इन्होंने रिफॉर्म्ड स्पेलिंग सिस्टम का यूज किया। रिफॉर्म्ड स्पेलिंग सिस्टम, यानी हिंदी में इसे हम कह सकते हैं संशोधित उच्चारण प्रणाली का यूज किया। जितने भी अंग्रेजी में एरर्स थे, जितनी भी त्रुटियां थी इंग्लिश व्याकरण में इससे पहले के, उसमें इन्होंने उसके स्पेलिंग में संशोधन किया, सुधारा, और पूरी शोधित व्याकरण इन्होंने लिखी। फिर भी इनकी व्याकरण चल नहीं पाई। बड़े दुर्भाग्य की बात है, चूंकि इनकी भी व्याकरण लैटिन की आंधी में फंस गए। अभी भी लैटिन का वर्चस्व चालू था, गया नहीं था, लैटिन का वर्चस्व चल रहा था, फंस गई। इनकी भी बेचारे व्याकरण मार खा गई, वो आंधी में कहाँ उड़ के गई इसका भी पता नहीं चला आप लेकिन याद रखेंगे सबसे पहली व्याकरण लिखी गई पूरी इंग्लिश व्याकरण पूरी दुनिया में, तो वो लिखी गई 1586 में। लिखने वाले थे विलियम ब्लोकर, ए पैम्पलेट फॉर ग्रामर, या इसे आप कह सकते हैं ए ब्रीफ ग्रामर ऑफ इंग्लिश।
जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये पैम्पलेट फॉर ग्रामर नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ए ब्रीफ ग्रामर ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी की संक्षिप्त व्याकरण, ऐसा आएगा। ये भी नाम है, ये मैंने नाम दिया अपनी तरफ से, मैंने जोड़ा है, क्योंकि ये कहीं मिलेगा नहीं, नेट पर भी नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा। तो ये ए पैम्पलेट फॉर ग्रामर नाम से उन्होंने लिखी। अब मैं आपको बताऊं, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, मिटा दूं ना। अब अंग्रेजी व्याकरण की दुनिया में भूचाल आ गया कब? तो 1919 से 1943 के बीच में, जब डेनमार्क यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े विद्वान थे, डेनमार्क यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य, यानी इसे आप कह सकते हैं ग्रामेरियन और विद्वान, यानी व्याकरणाचार्य और विद्वान, अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान, जिनका नाम था प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन। प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन, ये रहने वाले कहाँ के थे? तो डेनमार्क के। क्या आपको पता है कि डेनमार्क क्यों प्रसिद्ध है? दो देश क्यों प्रसिद्ध है, आयरलैंड और डेनमार्क? तो चूंकि आयरलैंड में एक भी सांप नहीं है, इसलिए आयरलैंड प्रसिद्ध है। डेनमार्क क्यों प्रसिद्ध है? जबकि वो ईसाई का देश है, और ईसाई लोग तो आप जानते हैं कि वो गाय का भी मांस खाते हैं, सुअर का भी मांस खाते हैं, वो हर एक तरह का मांस। लेकिन डेनमार्क ही एक ऐसा देश है जो ईसाई देश होते हुए भी, क्रिश्चियन का देश होते हुए भी, अंग्रेजों का देश होते हुए भी गाय की वहाँ भारत से ज़्यादा इज्जत की जाती है, उनको देवी समझा जाता है। और गाय को देवी समझने के कारण जब वो दूध दूहने की कोशिश करते हैं तो उनके थन को नहीं छूते, क्योंकि देवी समझते हैं। उसमें मशीन लगा देते हैं और उस मशीन में लंबी सी पाइप रहती है, पाइप बाल्टी में रहती है, मशीन चालू करते हैं और सारा दूध दूह के बाल्टी में चला जाता है। इसलिए डेनमार्क प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत से भी ज़्यादा गाय की सेवा डेनमार्क में होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो छात्रों, क्या देखा आपने? डेनमार्क यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए, यानी ग्रामेरियन, और बहुत बड़े इंग्लिश के विद्वान थे। उनका नाम था प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन, और वो अमेरिका के बड़ी यूनिवर्सिटी, अमेरिका इंग्लिश इंस्टीट्यूट के, यूनिवर्सिटी को गोली मारिए, इंग्लिश इंस्टीट्यूट में 10 वर्ष तक वो डायरेक्टर रहे थे। कौन? प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन। याद रखें, ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसा नाम है प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अंग्रेजी और अंग्रेजी व्याकरण की दुनिया में इन्होंने काफी खलबली मचा दी, काफी आपाधापी ला दी, काफी उथल पुथल ला दिया, और ऐसे ऐसे इंग्लिश व्याकरण में इन्होंने संशोधन किए कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने क्या किया। क्या पता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम बदल के इन्होंने कर दिया वर्ड क्लासेज, और इसी वर्ड क्लासेज के 2 भेद हैं, फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। इन्होंने प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन ने किया। अंग्रेजी के लगभग टर्म का नाम इन्होंने बदल दिया था। कब? 1919 से 1943 के बीच में। ये आपको ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में देखने को नहीं मिलेंगे ज़्यादा, अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर में आप देखेंगे। तो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर और अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर में फ़र्क क्या है? तो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर ये आपको सेक्शन वाइज नहीं है, ये कलेक्शन वाइज है, और ये है सेक्शन वाइज। अमेरिकन ग्रामर सेक्शन में तोड़ा है, इसीलिए अमेरिकन ग्रामर पढ़ने के बाद बहुत बातें समझ में आती हैं। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर ने किया है कि उन्होंने सारे को दाल भात चीनी दूध दही सारे पापड़ अचार सारे को मिला दिया, इसीलिए समझने में दिक्कत होती है। लेकिन वो है कलेक्शन वाइज, ये है सेक्शन वाइज। तो अमेरिकन ग्रामर में आपको मिल जाएगा, ये ब्रिटिश ग्रामर में नहीं मिला, चाहे जिस तरह की ग्रामर आप पढ़ें। तो प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन ने अंग्रेजी व्याकरण की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया। कैसे?
तो उन्होंने अमेरिका में एक बार इंग्लिश का कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें विश्व के सारे अंग्रेजी के विद्वानों को बुलाया गया था कि यदि आपने इंग्लिश की दुनिया में कोई नया काम किया हो, कोई नया संशोधन किया हो, या कोई नया रिसर्च किया हो, या कोई नई थीसिस तैयार की हो, तो आप उसे लेके आइए। यदि ये थीसिस या आपका रिसर्च अमेरिका को अच्छा लगेगा तो आपको इनाम भी दिया जाएगा और उसका पेटेंट किया जाएगा आपके उस मटेरियल को, और उसे विश्व की किताबों में छापा जाएगा, विश्व व्याकरण की दुनिया में उसे आउट किया, पब्लिश किया जाएगा। प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन ने जो वहाँ थीसिस रखी, जो उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने ही सबसे पहली बार अमेरिका इंग्लिश इंस्टीट्यूट को ये बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड क्लासेस जो 8 हैं, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसकी उत्पत्ति भारतीय देव भाषा संस्कृत से हुई है। बहुत बड़ा तूफान आ गया अमेरिका में जब लोगों ने ये पहली बार सुना कि ये वर्ड क्लासेस की उत्पत्ति भारतीय देव भाषा संस्कृत से हुई है। तो ये एक भूचाल आ गया, और भूचाल आने के बाद अमेरिका ने प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन को तुरंत वहाँ से निकाल कर हटा दिया, और निकालने के बाद उन्होंने बोला कि आप इसका सबूत लाइए, और 1 साल का टाइम आपको मैं देता हूँ, आप इसका सबूत लाइए कि कैसे नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक की उत्पत्ति भारतीय देव भाषा संस्कृत से हुई है। तो ठीक है, आपको बख्शा जाएगा, नहीं तो आपके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलेगा, और आपके जितने भी मटेरियल्स, थीसिस, रिसर्च, पेटेंट हो चुके हैं उनको नेगलेक्ट किया जाएगा और उनको सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। आपकी व्याकरण जो अमेरिका में चल रही है, एसेंशियल ग्रामर ऑफ इंग्लिश, उसको भी बंद कर दिया जाएगा और आपको अमेरिका से निकाल दिया जाएगा, और आप पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। बेचारे प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन बाप बाप करते भारत पहुंचे। संस्कृत का सबसे बड़ा हब केरल में है, केरल में ही ज़्यादा संस्कृत के विद्वान लोग रहते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण केरल में ही है। तो वहाँ पे गए, वहाँ विद्वानों से मिले, उन्होंने इसका सबूत इकट्ठा किया, और सबूत इकट्ठा करने के बाद ये अमेरिका ले गए, दिखाया उन्होंने कि कैसे नाउन की उत्पत्ति संस्कृत से हुई। इसका थोड़ा सा ट्रेलर मैं बताऊंगा, तब जाके उनकी किताब से बैन हटाया गया, प्रतिबंध हटाया गया, और उनको इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाने दिया गया। वरना उनके साथ जो अमेरिका करता, ये तो हम आप ही समझ सकते हैं कि अमेरिका किसके साथ क्या करता है, तो आप खुद ब खुद जानते हैं। तो देखिए प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन ने कैसे ये साबित किया कि नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक की उत्पत्ति भारतीय देव भाषा संस्कृत से हुई है। ये एक टॉपिक बताने के बाद मैं आगे बढ़, एक टर्म में बता देता हूं कि 6 में आइए, सबसे अंतिम इंग्लिश ग्रामर लिखने का श्रेय किस देश को गया, किसको गया और कब गया? तो सबसे अंतिम ग्रामर लिखने का श्रेय इंग्लैंड को ही गया, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं कि इंग्लिश ग्रामर का इतिहास इंग्लैंड से आरंभ होता है और इंग्लैंड में समाप्त होता है। तो अंतिम व्याकरण लिखने का श्रेय ये गया आपको 2011 ईस्वी में, 2011 में गया, 2011 ईस्वी में बेस आर्ट्स को गया, बेस आर्ट्स को गया। याद रखेंगे, ये इंग्लैंड के ही विद्वान थे, इन्होंने अंतिम इंग्लिश व्याकरण लिखी, इसके बाद व्याकरण नहीं लिखी गई है आज तक। अब अमेरिका में लिखी जा रही है, इंग्लैंड में। इन्होंने जो व्याकरण लिखी उसका नाम था, उस व्याकरण का नाम था मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। याद रखेंगे, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यही है विश्व की सबसे अंतिम ग्रामर जो इंग्लैंड में लिखी गई, और ये लिखा बेस आर्ट्स ने 2011। इसके बाद अमेरिका ने इंग्लैंड में ग्रामर लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अमेरिका काफी एरर देखा करता था। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि अब ज्यादा व्याकरण किस देश में लिखी जा रही है, तो अमेरिका में लिखी जा रही है। अभी पूरी दुनिया में जो इंग्लिश व्याकरण चल रही है उसका भी नाम मैं बता देता हूं, उसका नाम है यूनिवर्सल इंग्लिश ग्रामर। याद रखेंगे, यूनिवर्सल इंग्लिश ग्रामर। ये व्याकरण कहाँ लिखी गई है? पूरी दुनिया में चल रही है, ये लिखी गई है अमेरिका में। अब चूंकि अधिकांश व्याकरण अमेरिका में लिखी जा रही है, और इसकी कीमत अभी कम से कम नहीं तो 4400 रुपये है। और एक बात मैं बताना भूल गया था कि इसको मैं मिटा दूं, मैं मिटा रहा हूं, मुझे यकीन है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन ने जो व्याकरण लिखी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक की उत्पत्ति भारतीय देव भाषा संस्कृत से हुई है, इसी व्याकरण में इन्होंने ये चर्चा की थी, एसेंशियल ग्रामर ऑफ इंग्लिश। याद रखेंगे, ये प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन की व्याकरण है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्याकरण है। जिस समय अमेरिका में ये व्याकरण चल रही थी, उस समय उसकी कीमत थी 50,000 रुपये। याद रखेंगे। और इस व्याकरण की कीमत थी, जो बेस आर्ट में लिखी उसकी पहले कीमत थी 8,000 एक की। 2 वॉल्यूम में है वो, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड, और दूसरे कीमत थी 12,000 रुपये। लेकिन अब रेट घट गई है 50,000 पहले। अब इसकी कीमत है आपको अभी के, इसके बाद इसकी कीमत हुई 9,999 बाद में। तो लोगों को लगा कि और घटेगी, लेकिन नहीं, लगता है इसकी मांग अमेरिका में बढ़ गई है, इसीलिए इसकी कीमत अब हो गई है 12,000 रुपये। बढ़ गई, घटी नहीं। 12,000 रुपये कीमत हो गई है। आई बात समझ में? ये थी। अब बेस आर्ट्स की ग्रामर की ये 2 वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड, तो एक 8,000 एक 12,000, लेकिन अब एक 800 है और एक साथ 1,200 रुपये है ये। तो मैंने आपको बोला कि नाउन की उत्पत्ति कैसे संस्कृत से हुई है, इसका एक शॉर्ट ब्रीफ मैं आपको दे रहा हूं। शॉर्ट ब्रीफ देख लीजिए। नाउन, ये देखिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है। नाउन, ये देखा आपने, ये नाउन शब्द जो है, ये सबसे पहले इसकी ओरिजिन है, विश्व की सबसे प्राचीन व्याकरण है तमिल भाषा की व्याकरण टोल्काप्पियम। तो ये वर्ड देखने को मिला था छात्रों। तो क्या देखा आपने कि नाउन शब्द विश्व की सबसे पहली व्याकरण 2 है। एक तमिल भाषा की टोल्काप्पियम है और महर्षि अस्का ने ईसा से लगभग 600 साल पहले यानी 6th BC में लिखी थी। उसका नाम था निरुक्ता। तो निरुक्ता में एक शब्द आया है नेमा। याद रखेंगे, नेमा एक्सेंट है, इस पे जोर दिया गया है। नेमा का मतलब होता है नाम, यानी नेम। आई बात समझ में? हुआ यूं कि इस वर्ड को यूनानी लोगों ने लोन ट्रांसलेट कर लिया। उस समय लोन ट्रांसलेशन की व्यवस्था थी। अगर कोई वर्ड कोई विदेशी लेना चाहते थे, अपनी व्याकरण या वोकैबुलरी में डालना चाहते थे, तो उस देश से वो लोन कर सकते थे, कर्ज मांग सकते थे। तो इसका लोन ट्रांसलेट हो गया। लोन ट्रांसलेट का मतलब कि इसका लोन लिया गया ताकि मैं इसे मैं अनुवाद कर सकूं। नहीं, तो ये लिया गया, इसको यूनानी लोगों ने ओनोमा बना दिया। ओनोमा, जिसका मतलब होता है नेम, इसका भी मतलब होता है नाम। और ये लोन ट्रांसलेट होके चला गया कहाँ? लैटिन। लैटिन में बन गया ये आपको नोमेन। क्या बन गया? नोमेन। ये लैटिन भाषा में, यानी रोम चला गया। और ये रोम चला गया। और ये कहाँ था? ग्रीक, ग्रीस यानी यूनानी। याद रखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन है, और ग्रीक है प्रॉपर एडजेक्टिव। रोम में ये लैटिन बन गया, लैटिन भाषा में इसका भी मतलब हुआ नेम। और रोम के बाद ये लोन ट्रांसलेट होके चला गया फ्रांस, जो बन गया क्या वहां पर? नोमा। और ये कहाँ चला गया? फ्रेंच लैंग्वेज में चला गया। फ्रेंच यानी फ्रांस, इसका भी मतलब होता था नेम। और लास्ट में इंग्लिश की वोकैबुलरी में ये नाउन शब्द के रूप में फाइनली स्थापित हो गया, यानी नेम। कहाँ चला गया ये? इंग्लैंड। इंग्लैंड की वोकैबुलरी में ये नाउन बन गया। तो छात्रों, आपने देखा कि नाउन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भारतीय देव भाषा संस्कृत से। ये प्राचीन तमिल की भाषा व्याकरण टोल्काप्पियम में भी देखा गया, और जो निरुक्ता है उसमें भी देखा गया। तो ये है आपको इंडिया, भारत, और भाषा थी संस्कृत। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इसकी उत्पत्ति भारत के देव भाषा नेमा से हुई, और ऐसे ऐसे लोन ट्रांसलेट हुआ, और ऐसे ही भर्व शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के व्रत शब्द से हुई। तो ऐसे फिर अगले वीडियो में हम जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे उत्पत्ति हुई। आज के लिए बस इतना ही, और मुझे यकीन है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कहीं त्रुटि अगर नहीं समझ में आई होंगी तो फिर
अगली कक्षा में आप मुझसे पूछेंगे, मैं पूरी तरह डिस्क्राइब करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। आप पूछने से कदापि आप चिंतित नहीं होंगे या आप पूछने से डरेंगे नहीं। बेहिचक पूछे, 1000 बार पूछे, मैं बताने को तैयार हूं। लेकिन याद रखिए, 1000 बार के बाद जब मैं पूछूं तो आपको ही बताना होगा। उस समय आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं सर मैं भूल गया या कुछ यूं ही हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं मैं सुनूंगा। 1000 बार आप पूछे, मैं बताने को तैयार हूं। और अंत में जब मैं पूछूं तो आप भी बताने को तैयार होइए। लेकिन आज मुझे यकीन है कि आपको बखूबी ये समझ में आ गया होगा, आप अच्छी तरह जान गए होंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और परेशानी है तो इसके लिए तो मैं हूं ही, चिंता की बात नहीं, डोंट वरी प्लीज। तो ये देखा कि कैसे नाउन की उत्पत्ति हुई। अब प्रोफेसर ऑटो जेस पर्सन की ग्रामर को आपने देखा, एसेंशियल ग्रामर ऑफ इंग्लिश। तो छात्रों चलिए, आज का कोटा मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर अगले वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।